हेलो सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको समझा रही हूँ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये होता है कि कोई भी ठोस वस्तु होती है वो कोई द्रव्य में जाएगी तो जो उसका मेन भार होगा उससे वो कम भार में ही आएगी। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। हमने मेजरमेंट के लिए मैंने वेस्टेज से बनाया है, ठीक है सर। सर आप इसका भार देखो, 47 kg आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं 47 kg आ रहा है। अब मैंने इसे लिक्विड के अंदर लिया, मैंने इसे पानी के अंदर डाला, ये कम होता रहा है। देखो सर 21 हो रहा है सर, 26। और अगर मैं इसे पूरा डिप कर दूंगी सर ये 0 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स उत्प्लावन बल या उछाल बल है। जो पानी के अंदर, जो कोई भी वस्तु अगर पानी के अंदर है या फिर कोई किसी द्रव्य के अंदर है तो वो ऊपर की ओर प्रेशर करेगा, उससे उत्प्लावन बल या उछाल बल कहता है। और वायुमंडल के अंदर हमारे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो कहता है कि भाई जो भी चीज़ है उसको नीचे की ओर खींचो। नीचे की ओर खींचने पर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई आलू पूरा डूबा हुआ है, पर एक्चुअल में आलू पूरा डूबा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर कभी स्विमिंग पूल गए हुए होंगे। स्विमिंग पूल में आप गए, तब आप वाटर के अंदर गए, तब आपको 1-2 मिनट लगा टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अंदर। टेम्परेचर आपने रेगुलेट किया, उसके विदिन सेकेंड में आपको फील हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वेट नहीं है, आप बहुत हल्का फील कर रहे थे। तो ये जो प्रिंसिपल है वो आर्किमिडीज का ही प्रिंसिपल है। थैंक यू सर। डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, लेकिन ये होती है या नहीं होती वो हम चेक करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो पहले हमने लिया है इसका जो वेट है इसको हम पहले 0 कर देंगे, कि जिससे हमें पता चलेगा कि वाटर का क्या वेट आ रहा है 100 ml पर। तो जब हमने ये लिया 100 ml वाटर तो इसका 99 आया। और ना वैसे वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो 100 आना चाहिए था, लेकिन 100 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। अगर है ना टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो या कम हो तो वाटर की डेंसिटी 1 से कम ही आएगी, 1 नहीं आएगी। 1 तब आएगी जब वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। थैंक यू सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जो नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट होती है, उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 होते हैं, ये ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके अंदर अपन ने सॉल्यूशन ये है मशीन ऑयल का सॉल्यूशन है। इसके अंदर अपन ने लिया आयरन वूल को। ये ब्लैक जो है ये आयरन वूल है। आयरन वूल अपन ने क्यों लिया? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और ये सॉल्युबल होता है मशीन ऑयल के अंदर, इसलिए अपन ने लिया। आयरन अपन ने इसलिए लिया क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है इसके अंदर मशीन के अंदर, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब जैसे कि मैं मैग्नेट को इसके पास में लेके जाऊँगा तो ये देखिए इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये देखो ये अट्रैक्ट हो रही है इसकी तरफ। अब ये मैंने एक नॉर्थ पोल से किया है। अब जैसे कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दोनों से करूँगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर क्या होता है? ये देखिए इसके अंदर दोनों तरफ से क्या कन्वर्जिंग लाइन बन जाती है। मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये ऐसे करके वो कोन का शेप ले लेती है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कोन की तरफ होती है। अब देखिए एक मिनट, जैसे कि इसके अंदर क्या है? अब ये नॉर्थ पोल 2 लेते हैं। एक पकड़ना तो तू, ये देखो सर, ये नॉर्थ पोल 2 है। ये नॉर्थ पोल मतलब जो आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहे, रिपेल हो रहे हैं, वो नॉर्थ पोल। अब देखिए इसके अंदर क्या है? ये नॉर्थ पोल अपनी तरफ इसको लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बीच में क्या है? खाली स्पेस शो कर देगा और ये बीच में ऊपर एक पॉइंट बना लेगी जिसको अपन न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। ये सेम टू सेम इसके अंदर भी है, सेम इसमें भी है। इनका सॉल्यूशन अलग अलग है। इसमें लिक्विड सॉल्यूशन ग्लिसरीन का है, इसमें फूड ऑयल का लिक्विड सॉल्यूशन है। इसमें थोड़ा डेंस है और इसका डार्क होने की वजह से इसके अंदर क्लियरली देख नहीं पाते अपन। थैंक यू सर। मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने पास है सर मैं इसके कैसे हम आलू से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसमें मैंने कॉपर और जिंक की प्लेटें ली हैं। ये कॉपर की, जिंक की, फिर कॉपर जिंक, ठीक है, ये प्लेटें लिए। एक आलू से हम 0.9 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हो सकते हैं। आलू में H3PO4 होता है जिसमें 10H+ आयन प्लस
-3 आयन होते हैं जिससे। और ये एक आलू एक बफर सॉल्यूशन का काम करता है। बफर सॉल्यूशन है तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होगी इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कॉपर से होकर जिंक में, जिंक ऐसे एक पूरा एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने एक नॉर्मल अलार्म क्लॉक ली है जो 2.7 वोल्ट से आसानी से चल सकती है, तो एक आलू 0.9 वोल्ट दे रहा है तो 3 आलू से 2.7 आसानी चल सकती है। और ये अलार्म क्लॉक तब तक चलेगी जब तक कि आलू ख़राब नहीं हो जाते हैं। नॉर्मली आलू हम देखते हैं कि 10 से 12 दिनों तक चलते हैं आराम से। ये मैंने इलेक्ट्रिक मोटर पर जब मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करना बताया। ये माइकल फैराडे के प्रिंसिपल पे है, जिसमें चुंबक के फ्लक्स के जितने मान में चेंजेस होते हैं उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। इसमें 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल, बीच में कॉपर वायरिंग होती है। ये सब हम जैसे टरबाइन हो गए, बांध वगैरह, इन सब में ये एनर्जी यूज़ होती है। अब यहाँ पे मैंने ये एक मैग्नेट दिया जो सैटेलाइट वगैरह में यूज़ होता है, और यहाँ पे कॉपर वायर लिए हैं जिसके इसमें 100 रोल है, और इसमें जितने ज़्यादा रोल होंगे उतना ज़्यादा हमें वो, जैसे इस मैग्नेट को इसके अंदर वायर के अंदर डाला तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। मैग्नेट से ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। थैंक यू सर। We are the best people in the world who know all the ways which won't work. ये तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। आज तक किसी ने किया ही नहीं, ये होता ही नहीं। एंड द पीपल वी हैव अराउंड अस, जो लोगों को देखते हैं, कर्मचारियों को देखते हैं, वो कहते हैं कि 2 टाइम पंच, 1 टाइम लंच और जिंदगी है टंच। दिस इज हाउ पीपल आर अप्रोचिंग देयर लाइफ। We need to change it. We need to know कि एक जो काश है जाता है कि काश ऐसा हो जाता तो हम इस काश को अपनी जिंदगी में ले लें। पहला है K stands for knowledge, the A stands for attitude, the S stands for skill। जब knowledge, attitude, skill and habit ये चारों चीजें साथ में मिल जाएंगी और स्किल और विल का समर्पण, सहयोग साथ बन जाएगा, तो हम पीपल, प्रोसेस, प्रेपरेशन से प्रेजेंटेशन के फेज में आ जाएंगे। एंड दिस इज हाउ आवर जर्नी ऑफ इनोवेशन कैन जस्ट टेक द स्टीप हाइट। थैंक यू वेरी मच। इतना पेशेंटली सुना भी उसके लिए आयोजकों का परंपरा की होती है। तो मुझे लगता है कि हम जितना अंदर डूबेंगे उतना ही कुछ न कुछ नया पाएंगे। श्रीमल जी ने बहुत सही बात की कि एक तो ये आयोजक बेसिक है, और उत्तर आधुनिक युग में आते आते पूरी दुनिया जड़ों की तरफ लौटने के लिए बात करनी शुरू कर चुकी है। तो क्यों ना हम भी अपनी जड़ों की तरफ लौटें और ये जाने कि आखिर हमारे होने का अभिप्राय क्या है। बहुत सारी बातें इन्होंने स्पष्ट कर दी जो आज के युवाओं के सामने आती हैं, लेकिन मैं न तो युवा की बात कर रहा हूं न वृद्ध की बात कर रहा हूं। मैं सीधी सीधी आपके मानव होने की बात कर रहा हूं, मनुष्य होने की बात कर रहा हूं। और क्योंकि समय भी कम है और इतने कम समय में ही पूछता हूं, अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा में विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि हमारी एक पूरी जर्नी जो है उसके अंदर एक ईश्वर नाम की सत्ता हमारे साथ हमेशा रही है और उस ईश्वर के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, उसको बैगु जी का नाम भी ले सकते हैं, कृष्ण जी के नाम ले सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि क्या वो ईश्वर अगर चाहता तो आपको घोड़ा, गधा, उल्लू, बैल या कोई भी ऐसा जिसकी आप गाली भी करते हैं वो नहीं बना सकता था क्या? और अगर उसने आपको नहीं बनाया और आपको एक इंसान के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया और फिर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए एलिजिबल हो गया कि आपको बस सम्मान यहाँ पे बुलाया जाए, भोजन भी करवाया जाए, नाश्ता भी करवाया जाए, गिफ्ट भी दिए जाए और आपको ये माना जाए कि आप बहुत समझदार हैं, आप भविष्य के बहुत बड़े कोहिनूर बनने वाले हैं। आखिर ये कैसे हो गया? सिर्फ इसी वजह से हो गया कि आप पढ़ने लिखने वाले हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो करते हैं, या कुछ इसके पीछे कोई कारण था? मैं सीधे आपके उस ईश्वर के साथ रिलेशन की बात कर रहा हूं, उस सनातन परंपरा की बात कर रहा हूं जो मेरे को विषय दिया, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर ईश्वर चाहता तो हम कुछ भी बन सकते थे और ईश्वर ने चाहा है तो हम मनुष्य बने। कोई बता सकता है? क्योंकि आप जब उन्होंने तय किया कि
आप पुरुष बनेंगे या आप महिला बनेंगी, तब इस रूप में भी नहीं थे, माफ करना, आप इस देह के रूप में नहीं थे, कोई भी नहीं थे, सिर्फ एक आत्मस्वरूप थे। और इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं, आत्मा है, घोड़े गधे में भी आत्मा है। आपकी आत्मा के साथ उन्होंने क्यों ये फैसला किया कि आपको मनुष्य बनकर के सृष्टि में जाना है। देखिए, आपको एक बात बता दूं, ये सृष्टि जो है ना, आप भले ही अपने आप को लेकर के जैसे ही पैदा होते हैं आपके अंदर भाव आ जाता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, पूरी संरचना उसकी अलग है और आप खिलौने की तरह खेल रहे हैं। और वो कहते हैं जितना खेलना उतना खेल लेते। लेकिन मुझे ये बताइए कि मनुष्य के रूप में आपको जन्म क्यों दिया। अगर कोई बता सकता है मुझे इस बात का जवाब, तो मैं अपनी बात को आगे शुरू करूं। 10 मिनट में कौन बताएगा। दरअसल वो एक ही चीज थी, वो थी आपकी आत्मा की शुद्धता। ईश्वर को लगा कि ये जो मेरे सामने आत्मा आई है वो शुद्ध है, और ये अगर मनुष्य बनेगी तो इतिहास रचेगी, इनोवेशन करेगी, उद्यमिता करेगी, ये कुछ ना कुछ नया करेगी। और अब अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो माफ करना, आप फेलियर नहीं है, ये फेलियर ईश्वर का है। क्योंकि ईश्वर ने आप पर भरोसा, आपके चाहने से आप कुछ बन जाते क्या। एक सूक्ति है कि आपके चाहने से आप कुछ नहीं बन सकते, और समाज अगर चाहता है तो आपको कुछ भी बना देगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक बार ये विचार करें कि क्या ईश्वर का फैसला गलत था या आप जिद धारण करके बैठे। पहले तो इस बात को जाने कि मुझे उसने मनुष्य के रूप में पैदा क्यों किया। विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका पड़ोसी सो रहा जो है वो भूखा सो रहा है, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास एक समय में खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो ये मनुष्य होने की पहचान है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ पहली सीढ़ी है मनुष्य होने की। अगर आप मनुष्य हैं तो आप अपना खाना उससे शेयर करेंगे, आप अपने कपड़े उससे शेयर करेंगे, आप उसके अपने जो सुख हैं उससे शेयर करेंगे।